नमस्कार, देश न्यूज़ के ख़ास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज डिबेट में बात होगी नाइट कल्चर पर लगे विराम पर। जिस तरह से ये निर्णय लिया गया था जून महीने में कि मध्य प्रदेश में ख़ास शहरों में जो शुरुआत हो रही थी वो ख़ास शहरों के लिए हो रही थी कि वहाँ पर जो मॉल हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, रेस्टोरेंट हैं या फिर कॉरपोरेट से जुड़े जो ऑफिस हैं वो रात भर खुलेंगे, यानी कि 24/7। इसके लिए तमाम सारे प्रावधानों की भी चर्चा थी कि किस तरह से 3 शिफ्ट में वहाँ पर काम होगा। और ये भी कहा गया था कि इससे इस व्यवस्था से सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और इसके साथ ही लोगों का जो रोज़गार है वो बढ़ेगा और 24 घंटे जो प्रतिष्ठान हैं वो खोले जाएंगे। और मैंने पहले भी जिस तरह से कहा कि 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में कारोबार कर सकते हैं। उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को हफ्ते में 48 घंटे यानी 6 दिन से ज़्यादा काम करने की अनुमति नहीं होगी। इस प्रस्ताव को विधि विभाग और नगरीय विकास और आवास विभाग को सहमति के लिए भेजा गया था, क्योंकि मंत्री प्रहलाद पटेल ने जिस तरह से श्रम विभाग ने ये प्रस्ताव तैयार किया गया था, फिर नगरीय विकास विभाग को ये प्रस्ताव भेजा गया था और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि वहाँ से अनुमति मिलने के बाद इसको लागू किया जाएगा। लेकिन इस प्रस्ताव के शुरुआत से ही नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इसके विरोध में थे। उनकी सहमति इसको लेकर नहीं थी, उनके तमाम सारे तर्क इसको लेकर थे। और इसके बाद अब जो ये नाइट कल्चर कहें या जो जिस व्यवस्था की बात हो रही थी, जो प्रस्ताव तैयार किया गया था, अब उसे रद्द कर दिया गया है और अब सिर्फ ऐसे जगह जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहाँ पर ही ये व्यवस्था रहेगी। हमने पहले भी कहा कि इसके पीछे तर्क यही था कि 18% जो GST है वो मिलेगी। 24 घंटे बाज़ार खुले रहने से कॉमर्शियल एक्टिविटी में इजाफा होगा और व्यापारियों का मुनाफा बढ़ेगा। प्रहलाद पटेल के बयान के 2 दिन बाद जिस तरह से 15 जून को नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस फैसले पर सार्वजनिक तौर पर आपत्ति जताई थी। इंदौर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि इस फैसले को लेकर चर्चा की जाएगी और इसे कैसे और कितने अनुशासित तरीके से लागू किया जाएगा ये भी देखा जाएगा। लेकिन तमाम चर्चाओं के बाद, तमाम बैठकों के बाद अंततः इसको रद्द कर दिया गया है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी विषय पर कि आखिर जिस तरह से प्रस्ताव लाया गया और फिर क्यों इसको रद्द किया गया। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं रितेश त्रिपाठी जी, प्रवक्ता कांग्रेस। रितेश जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में हैं योगेश गुप्ता जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। योगेश जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम जी हमारे साथ में हैं। दिनेश जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। दिनेश निगम जी, सबसे पहले मैं आपके पास में आता हूं कि जिस तरह से ये प्रस्ताव लाया गया था सामने जून के महीने में और ये कहा गया था कि चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे मॉल हो या फिर जहाँ पर जो कॉमर्शियल एक्टिविटी है वो 24 घंटे उनको खोला जाएगा और चुनिंदा शहरों, तकरीबन 8 से 10 शहरों के लिए ये बात सामने आई थी, लेकिन अब उसे रद्द कर दिया गया है। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि पहले इसकी क्यों आवश्यकता महसूस की गई जब आप प्रस्ताव ला रहे थे, प्रस्ताव आने से पहले इसको क्यों रद्द किया गया? देखिए क्या है कि जहाँ तक अभी आपने एक बात कही कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने 2 दिन बाद ही इसका विरोध किया था। सही बात तो ये है कि उसमें सच्चाई ये है कि आज आपको याद होगा, आज से 6-7 साल पहले इंदौर में इस तरह से एक मुहिम चलाई गई थी कि पूरी रात जो है दुकानें खोलने के लिए जो है एक प्रस्ताव बना था। शिवराज जी उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और वो उसको परसों कैलाश जी ने ही करवाया था। और उदाहरण ये दिया गया था कि वहाँ जो वो चौपाटी है, क्या नाम है, बहुत फेमस जगह है इंदौर का, बहुत चर्चित जगह है, उसका नाम राजवाड़ा के साथ साथ एक वो चौपाटी भी है उनकी वो। तो उसका उदाहरण दिए गए थे कि ऑलरेडी जब ये 2 बजे 3 बजे तक 2 बजे तक तो वैसी दुकानें खुले ही रहती हैं,
तो क्यों ना ऐसा एक सिस्टम बना दिया जाए कि पार्ट टाइम पे जो है ये दुकानें जो है 24 घंटे खुली रहें। तो वो बात आई और गई ही हो गई थी, क्योंकि कैलाश जी ने जरूर उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया था। अब किन कारणों से फिर कैलाश जी उस चैप्टर उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाए, लेकिन ये जो प्रस्ताव आया, ये जो प्रस्ताव आप जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं डिबेट में, इसमें क्या है, सबसे बड़ी जो भूमिका है वो सबसे बड़ी भूमिका थी प्रहलाद जी की। प्रहलाद जी की जो मंशा थी, उनकी मंशा बहुत स्पष्ट थी। उनका कहना ये था कि जो लेबर है ऑलरेडी अघोषित रूप से जो है, जो ये व्यापारी वर्ग है या जो स्टॉल वाले होते हैं या माल वाले जो लोग होते हैं, नाम के लिए 8 घंटे की जगह जो है ये रहता है, लेकिन ये जो ड्यूटी लेते हैं, जो मैंने उससे मेहनत कराते हैं जिससे भी, वो 10-10 या 11-11 साढ़े 11 घंटे काम लेते हैं। तो उन्होंने ये कहा अपने डिपार्टमेंट में, लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से एक स्कीम बनाई और उसमें ये कहा कि जो ऑलरेडी पहले से नियम कानून बने हुए हैं जी, वो बहुत शिथिल देखने को मिल रहे हैं, उनका क्रियान्वयन ढंग से हो नहीं रहा। क्यों, अगर क्रियान्वयन हुआ होता तो ये स्थिति मुझे देखने को नहीं मिलती कि 8 घंटे की जगह लोग 10-10 साढ़े 11 घंटे तो काम क्या लेते क्या हैं। यही सोच थी, सिर्फ यही सोच थी कि इसी की वजह से इस तरह से प्रहलाद पटेल जी इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह की व्यवस्था मध्य प्रदेश में लाना चाहते थे? नहीं, मध्य प्रदेश में लाने का उनके पीछे दृष्टिकोण जो था वो बेरोजगारी से था। उनका मतलब ये था कि इससे बहुत से रोजगार के साधन जुटे। चलिए मैं आता हूँ चलिए मैं आता हूँ सीधे योगेश गुप्ता जी के पास में आता हूँ। योगेश गुप्ता जी, इसी सवाल के साथ कि पहले ये तैयारी थी, बाद में इसको रद्द कर दिया गया। हालांकि जब कोई चीज़ सरकार की तरफ से आती है, किसी मंत्री की तरफ से आती है, तो पूरे प्री प्लान्ड तरीके से आती है, सारी एंगल्स उसमें देखे जाते हैं, फिर उनका अनुमोदन होता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लाया भी गया प्रस्ताव और फिर उसके बाद उसको डिफर भी कर दिया गया? क्या कहेंगे? नहीं, देखिए राजेश जी, जब कोई भी सरकार होती है जी, तो जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर नवाचार करने का प्रयास रहता है जी, उसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 24/7 हाँ, बाजार खोलने की हाँ, जो मंशा मध्य प्रदेश शासन की थी, हाँ, डॉक्टर मोहन यादव सरकार की थी, जी, उस पर जो विस्तृत चर्चा होनी चाहिए वो ना होकर शॉर्ट टर्म वे में उसको रूप ले लिया उसको। शॉर्ट टर्म वे में चर्चा कर कर एक प्रस्ताव लाया गया जी, कि इसको अपन मध्य प्रदेश में लागू करेंगे, 24 घंटे जी, दुकानें खोले। जी, इससे 2 से 3 फायदे मध्य प्रदेश सरकार को स्पष्टता नजर आए। पहला, राजस्व संग्रह, दूसरा श्रम विभाग के अंतर्गत रोजगार के सृजन अवसर होना, और तीसरा उपभोक्ताओं को सुविधाजनक वातावरण में। तो ये 3 चीजें मुख्य बिंदु थे जिनको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ये योजना लेकर आई थी, और ये योजना अभी ठंडे बस्ते में नहीं गई है। बतौर जानकारी मैं आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूँ, इस पर विमर्श जारी है और कई बड़े शहरों में ऑलरेडी, जैसा कि आपकी लेकिन ये कहा जा रहा है योगेश जी, इसमें कितनी सत्यता है? योगेश जी, इसमें कितनी सत्यता है कि ये कहा जा रहा है कि ठीक है, मंत्री प्रहलाद पटेल जी इस व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को ये व्यवस्था पसंद नहीं थी, इसी वजह से कि दोनों के बीच में जो तालमेल बनना चाहिए था, दोनों विभागों के बीच में, वो नहीं बना, इसीलिए इसको रद्द कर दिया गया। नहीं राजेश जी, मैं आपकी इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ जी, कि माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी और माननीय प्रहलाद पटेल जी, दोनों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता हैं, और आपसी तालमेल का अभाव तो कहीं दूर दूर तक इन दोनों में नजर ही नहीं आता। इवन मध्य प्रदेश सरकार के कई ऐसे नीतिगत फैसले हैं जिनमें इन दोनों वरिष्ठ नेताओं का पूरा योगदान रहता है। तो मैं नहीं मानता। चलिए मैं आता हूं, मैं तो, क्योंकि आपने योगेश जी जिस तरह से आपने चर्चा में 2 चीजें अहम चर्चा में जो बात कही, वो आपने फायदे भी बताए, तो उन फायदे के अनुसार तो ये नहीं लगता कि इसको रद्द किया जाए। दूसरे, आप ये कह रहे हैं कि अभी इसको ठंडे बस्ते में नहीं डाला गया, अभी भी इसमें जान है, अभी भी इस तरह के फैसला लिया जा सकता है। मैं सीधे रितेश त्रिपाठी जी के पास में आ जाता हूँ, कांग्रेस का भी इसमें वर्जन ले लेता हूँ। रितेश जी, क्या कहेंगे
कि जिस तरह से ये व्यवस्था लागू होने वाली थी, हालांकि चर्चा बहुत हो गई थी इसको लेकर कि इस तरह से जो मॉल है, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जो रेस्टोरेंट हैं वो खुलेंगे, तमाम तरह का रोजगार सृजन होगा, इसमें कारोबारियों की आय बढ़ेगी, इसमें सरकार को राजस्व का फ़ायदा होगा, फिर इस तरह से इसको डिफ़र किया गया है। क्या आपकी प्रतिक्रिया है इसको लेकर? नमस्कार राजेश जी। आज खजलैया का महापर्व पूरा देश मना रहा है, तो सबसे पहले तो इस खजलैया महापर्व की आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देता हूं। और दिनेश जी की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, जो कह रहे थे कि वहां पे एक बाजार रात को भी खुला रहता है। आप कह रहे थे राजवाड़ा, लेकिन उसका सही नाम है 56 दुकानें जो जी जी, वो आप ही बता सकते हैं, इसलिए आप पे छोड़ दिया था मैंने। बिल्कुल सही कह रहा है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। बढ़िया। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात अब ये बात करता हूँ कि देखिए, मैं योगेश जी को ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो मैं जानता हूँ वो निरुत्तर हैं, इनके पास कोई उत्तर नहीं। यू टर्न की सरकार है, मंत्रियों की आपस में खींचतान है, जिनको हवाई जहाज मोड़ना था वो जमीनों में गाड़ियों में फिर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनका प्रोटोकॉल है वो बाधित हो रहा है। आज ये सरकार है जिसने 4.5 लाख करोड़ के कर्ज में मध्य प्रदेश को डुबा दिया है। तो जब मैं मध्य प्रदेश की हालत देखता हूँ कितनी जर्जर हो चुकी है, अपराध का गढ़ मध्य प्रदेश है, बेरोजगारों का गढ़ मध्य प्रदेश है, गरीबी का गढ़ मध्य प्रदेश है, लाचारों का गढ़ मध्य प्रदेश है, 4.5 लाख करोड़ कर्ज लेने वाला मध्य प्रदेश है, 1 करोड़ रोजगार उत्पन्न करने वाला मध्य प्रदेश है, प्रति व्यक्ति के ऊपर 55,000 का कर्ज लादने वाला मध्य प्रदेश है, और सबसे अधिक महिला अत्याचार करवाने वाला कोई है तो वो मध्य प्रदेश है। सिर्फ गाने में सुनने में आता है स्वर्णिम मध्य प्रदेश, स्वर्णिम, और वो गाना भी शिवराज जी के साथ तो गाना भी रफू चक्कर हो गया। मोहन यादव जी आए, अपनी सरकार लेके आए, तो जो हो रहा है वो तो होना ही था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े संवैधानिक पदों पर बैठने वाले ये मंत्री, जिनके पास हजारों आईएएस की लॉबी है, दिन रात मॉनिटरिंग करने वाले लोग हैं, बिना कोई खाका तैयार किए, बिना कोई प्लानिंग तैयार किए किस मुंह से योजनाएं करते हैं? आज भी मध्य प्रदेश में ऐसी 98,000 योजनाएं हैं, ऐसे 98,000 वादे हैं जो शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के लोगों से करके गए हैं, उनका कोई जवाबदार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था इतनी पर्याप्त है? मध्य प्रदेश में इतने कर्मचारी हैं, पूरा मध्य प्रदेश, राजेश जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, मात्र संविदा के दम पर चल रहा है। और उन संविदा कर्मचारियों का, उन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का भारतीय जनता पार्टी के नेता खून चूसने में लगे हैं। रोज नए वादे किए जाते हैं, रोज नए झूठे वादे किए जाते हैं, और पिछले 5 साल से कहा जा रहा है हम सैलरी बढ़ाएंगे, भत्ते बढ़ाएंगे, टीए बढ़ाएंगे, डीए बढ़ाएंगे, उनको एक पाई नहीं बढ़ाई। यहाँ तक पूरा विषयांतर हो गया राजेश जी। आप मैं आता हूँ योगेश जी, आता हूँ, मैं आता हूँ, विषय पे तो बात हो ही नहीं रही है। मैं आता हूँ, चलिए रितेश जी जो बात कह रहे हैं, वही जुमले छोड़ रहे हैं। रितेश जी जो बात कर रहे हैं, मैं रितेश जी बिल्कुल सही बात है, मैं रितेश जी से भी सवाल करूंगा। रितेश जी बात कर रहे हैं, योगेश जी का कुछ जवाब देना चाहते हैं तो आप दे लीजिए, दोनों के बीच में मैं चर्चा केंद्रित कर देता हूँ। योगेश जी, योगी पूरी बात हो जाने दीजिए जी, पूरी बात हो जाने दीजिए। जब इनके पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है जिससे वो मॉनिटरिंग करवा सके, अपनी योजनाओं को लागू कर सके, उतना इनके पास कहा जाए पुलिस प्रशासन ही नहीं है, उतने लोग ही नहीं है, तो किस मुंह से? चलिए योगेश जी इसी का जवाब देते हैं। योगेश जी रितेश जी कह रहे हैं, ठीक है, वो तमाम सारी जो चीजें उन्होंने कही हैं विपक्ष में है और कहना उनका धर्म है, लेकिन वो एक कह रहे हैं, सबसे बड़ा पॉइंट शुरू से इसी बात को लेकर आया कि सुरक्षा एक बड़ा मसला रहा है इसको लेकर। जब ये प्रस्ताव सामने आया था तब भी ये कहा गया कि एक सुरक्षा जो है किस तरह से इसको लेकर होगा, किस तरह से सिस्टम होगा, किस तरह से इसके लिए बल होगा। क्या ये भी एक बड़ा कॉज रहा है योगेश जी कि सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिस्की एक मामला था या रिस्की प्रस्ताव था? योगेश जी देखिए राजेश जी आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले जी, 2003 के मिस्टर बंटाधार के बीमारू राज्य से आत्मनिर्भर होता हुआ मध्य प्रदेश, आज हम आपने कौन से निर्भर है, आज हम सिंचाई के मामले में आत्मनिर्भर है, आज हम बिजली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर है, आज हम इंडस्ट्रीज के मामले में आत्मनिर्भर है, आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर आत्मनिर्भर है। लेकिन आज हमारे योगेश जी लेकिन योगेश जी ये भी तो योगेश जी विषयांतर्गत हो रहा है। योगेश जी ये भी तो विषयांतर्गत हो रहा है। मैंने कहा कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर आपने होने दिया जी, आपने होने दिया विषयांतर, इसलिए जवाब जरूरी था राजेश जी।
चलिए मैं देखिए, ये आज हम पूरे मैं चाहता देश हूँ में मध्य प्रदेश जी। 16वीं आर्थिक महाशक्ति है, 16वें नंबर पर हम आर्थिक दर पर है मध्य प्रदेश में। जी। तो मध्य प्रदेश का राजस्व न केवल बढ़ रहा है, अगर हमारे ऊपर 4.5 लाख रुपए ठीक है, अगर योगेश जी, अगर योगेश जी इसमें ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश का हमने आज देश के पटल पर चमकाया है। सही है योगेश जी, तो ठीक है, आप मध्य सही प्रदेश कह का रहे युवा आज हैं कि आपको बीमारू की तरफ, गर्वान्वित बीमारू होकर से कहता है कि हम विकासशील भोपाल, की इंदौर, तरफ जबलपुर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं योगेश जी कि डेवलपमेंट हो रहा है, अगर बीमारू से विकास की तरफ मध्य प्रदेश बढ़ रहा है। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि जब ये तमाम सारी चीजें हैं, कारोबार बढ़ना था, राजस्व बढ़ना था, लोगों को रोजगार मिलना था, फिर तो इसको लागू हो जाना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल लागू होगा ये। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि फेस्टिव सीजन में वैसे भी हमारे प्रदेश के सभी प्रमुख महानगरों में बाजार रात के 2 से 2:30 बजे तक खुलते हैं। इनको और आगे 4 घंटे बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके अनुरूप पुलिस कमिश्नर सिस्टम हमारे 4 बड़े महानगरों में लागू हो चुका है और जो आवश्यक बल की पूर्ति होनी है उसकी भर्ती भी की जा रही है, चाहे वो महिला। तो क्या इसी के बाद ठीक है, क्या इसको दृष्टिगत रखते हुए, इसको नजर में रखते हुए कि नहीं इस तरह की फोर्स की जरूरत होगी, सुरक्षा की जरूरत होगी, इसलिए अभी फिलहाल इसको डिफर किया गया है? देखिए, अभी हर प्रदेश सरकार की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं और निश्चित रूप से अभी मध्य प्रदेश सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं वो हमारे प्रदेश में उद्योगों का निवेश कैसे आकर्षित करना है, हमारे युवाओं को कैसे रोजगार जनरेट करना है, हमारी माँ बहन बेटियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अभी प्राथमिक तौर पर थोड़ा सा स्थगित किया गया है। चलिए मैं आता हूँ इससे, मैं दिनेश निगम जी के पास में आता हूँ, इसके बाद मैं रितेश त्रिपाठी जी के पास में आऊंगा। दिनेश निगम जी, जिस तरह से योगेश जी कह रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है, फिर जिस तरह से सरकार कह रही है, क्या लगता है कि अभी इस पर पूरी तरीके से, वो कह रहा है पूरी तरीके से इसको रद्द नहीं किया गया, ये पॉलिसी आएगी, लेकिन जिस तरह की चीजें अभी दिख रही हैं कि जो खाका इसके लिए तैयार होना चाहिए था, वो खाका तैयार नहीं किया गया, वो तैयारी नहीं की गई और जल्दबाजी में निर्णय ले लिया गया। यही कारण है कि इस तरह इसको बैक करना पड़ा। देखिए, 2 कारण हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी आपने एक बात बोली थी कि सुरक्षा व्यवस्था। सवाल ये है कि ये जो कमेटी बनी थी 3-4 डिपार्टमेंटों की, उसमें होम डिपार्टमेंट को अलग रखा गया था। जब ये प्रस्ताव आया तो सबसे पहले जो होम डिपार्टमेंट, आजकल चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उस डिपार्टमेंट को देखते हैं, और तो उन्होंने भी इसमें जब अपने ही लोगों से चर्चा की तो उनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या आई वो ये आई कि अभी अपने पास ऑलरेडी इतना सीमित जो है सुरक्षा व्यवस्था या स्टाफ नहीं है कि अपन जो 8 घंटे या जो रोजमर्रा की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको मेंटेन कर पाएं। और उसका यही एक कारण है कि जो अपने यहाँ एक स्कीम बनाई गई थी कि अपने पुलिस के जो जवान हैं, जो उनके अधिकारी हैं, जो कुछ उनको हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी दी जाएगी, अपन उसको भी ढंग से फॉलो नहीं कर पा रहे। ये यहाँ मैंने इनके हाई कमांड जो पुलिस डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी हैं, इन्होंने एक सुझाव बनाया और एक अपना उसमें उन्होंने 3 या 4 लोग उस कमेटी में थे, विनय कटियार जी और संभवतः चारी जी कमिश्नर और एक मैडम क्या श्रीवास्तव श्रद्धा क्या नाम, ऐसे 3-4 लोगों की एक कमेटी बनी थी जो मेरे सूत्र बता रहे। और उन लोगों से ये मांगा गया था, सुझाव मांगा गया था कि आप लोग ये इसमें अपने अभिमत दीजिए। उन्होंने इसमें कोई दो राय नहीं की, ये बात तो उन्होंने एक्सेप्ट करी कि राजस्व बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पर उन्होंने ये भी कहा था कि अपराध भी बढ़ सकता है, अपराध के नियंत्रण के लिए अपने पास जो स्टाफ पर्याप्त जो है सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्टाफ चाहिए, उसकी कमी है। तो उन्होंने एक तरह से इंगित किया था कि उचित नहीं होगा, ये नहीं कहा उन्होंने, अपने उसमें लिख करके उन्होंने ये नहीं दिया कि उचित नहीं होगा, पर उनका जो एंगल था, जो उनका जो दृष्टिकोण था, वो यही था कि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से ये उचित नहीं होगा, जो वर्तमान स्थिति है। तो इसलिए जो है मैं आता हूं, मैं चाहता हूं रितेश त्रिपाठी जी के पास में आऊंगा, युवा नेता है, मैं पॉइंटेड चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि इसी पर केंद्रित रहें। रितेश जी, मेरा सीधा सा सवाल है, मेरा रितेश त्रिपाठी से सवाल नहीं है, मेरा कांग्रेस से सवाल है
कि कांग्रेस इसको लेकर ये जो व्यवस्था थी होना चाहिए थी, जिस तरह से बात सामने आई थी, ये कल्चर लागू होना चाहिए था, और कि ये कल्चर लागू नहीं होना चाहिए था, ये ठीक फैसला हुआ है, इसको लागू नहीं किया गया है। अगर लागू होता तो किस तरह से आप उसको फ़ायदा या नुकसान के तहत देते हैं? मैं चाहता हूँ रितेश जी, आप युवा नेता हैं, पॉइंटेड बातें रखेंगे तो मुझे लगता है बेहतर होगा कि चीज़ें एक एंगल उसमें होगा। ठीक है, खाका तैयार नहीं होगा, लेकिन अगर खाका तैयार भी होना चाहिए तो फिर कैसा खाका होता कि जो इम्प्लीमेंटेशन उसका सही तरीके से हो पाता? रितेश जी। राजेश जी, मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कहना चाहूंगा कि जो आपने मेरे से बात पूछी कि मध्य प्रदेश के लिए फायदेमंद होता या नुकसानदेह होता, इसका सीधा सा जवाब ये कि कोई भी योजना जब आप मध्य प्रदेश में ला रहे हैं, अगर उस पर आप प्रॉपर प्लानिंग करके और उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं और वो योजनाओं का खाका तैयार किया जाए, उसमें कौन कौन से संबंधित लोगों को उसमें आप जोड़ेंगे, कि कौन कौन से विभाग आपको मदद करेंगे, किस तरह से आप उसको छोटे शहरों तक लेके आएंगे और किस तरह से आम जनमानस का उसमें संभागी बन सकता है, उसमें सहभागिता निभा सकता है। जब तक कोई भी योजना मध्य प्रदेश हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, आम जनमानस के जीवन को उत्थान नहीं करती, उठाती नहीं, उसके सगम नहीं बनाती है, तब तक उस योजना का कोई महत्व नहीं, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। ये तो मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया। अब जो दिनेश जी जो बार बार पूछना चाह रहे हैं कि ये कमेटी, 4 लोगों की कमेटी थी, इसने कहा राजस्व आएगा, ये बढ़ेगा भी, तो जो क्या चीज की बात करें वो बता रहा हूं। कमेटी का साफ शब्दों में कहना था राजस्व आएगा या नहीं आएगा तो अलग बात नहीं, अगर कोई चीज बढ़ेगी तो मात्र अपराध बढ़ेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूं कि एक भी ऐसा सराफा व्यापारी मेरे को दिखा दिए, भले चांदी बेचे, सोना बेचे, हीरा बेचे, कि उसकी दुकान के बाहर खुद के 4 से 5 गार्ड हैं। मध्य प्रदेश का दुकानदार अपनी खुद की कीमत में अपने पैसे लगाकर अपनी सुरक्षा करता है भाई साहब, उसको कोई सरकार सुरक्षा नहीं देने जा रही। और सबसे बड़ी बात, ये पहले 8 घंटे की दुकानदारी सही सलामत चलवा ले, इसके बाद आगे, क्योंकि जिस तरह से सरकार की शोषण वाली नीतियां हैं, 8 घंटे दुकानदार दुकानदारी कर ही नहीं पा रहा है। लगातार सरकार की नियमों की अनदेखी के कारण, लगातार उससे अनावश्यक टैक्स वसूली के कारण, लगातार और टैक्सों के कारण और तरह तरह के कारण वो अपनी दुकानदारी कर ही नहीं कर पा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि मध्य प्रदेश में जो रॉ मटेरियल है, जो मध्य प्रदेश में सामान मिल रहा है, जो जीएसटी का मिल रहा है, वो बहुत ही ज्यादा है। इसलिए मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति व्यापार करने के विषय पर सोचता ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं सरकार से, योगेश भाई के माध्यम से दरखास्त करना चाहूंगा कि व्यापार के सरलीकरण पर विचार नहीं, करें। लेकिन रितेश जी, आप कह रहे हैं, आपका मैं एक लाइन पे एक सवाल और जोड़ देता हूं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई व्यापार करना नहीं चाहता, लेकिन देखा जाए कि तमाम सारे जो इन्वेस्टर हैं वो मध्य प्रदेश में जिस तरह से दिलचस्पी निवेश को लेकर दिखा रहे हैं, सरकार की कंडीशन भी है कि उसमें युवाओं को रोजगार मिले, तो फिर वो किस तरह से आकर्षित हो रहे हैं मध्य प्रदेश में? आप मेरे को 2 मिनट का समय दीजिए, इसको बीच में काटिएगा मत। वक्त की कमी रहती है। 1 मिनट, फिर 1 मिनट में योगेश जी को दूंगा। 1 मिनट में आप बात रखिए अपनी। जी, वो मेरे बड़े बहन को आप ज्यादा भी दे सकते हैं। मैं मुख्य बात पे आता हूँ कि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के तहत इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया, पर 6 बार ही उन्होंने किया। 2016 के बाद उन्होंने कोई भी इन्वेस्टर्स मीट नहीं दिखाई और अंतिम के वर्षों उन्होंने इसको पूरी तरह से बंद कर दिया। तो कोई भी कार्य का आपके द्वारा बंद कर देना इस बात को प्रदर्शित करता है कि आपकी सारी पुरानी योजनाएं पूरी तरह से फेल रही। जब उनका कहना था कि मध्य प्रदेश में इतने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, तो वो इन्वेस्टमेंट दिख कहाँ रहा है? मध्य प्रदेश करोड़ों रोजगार है, वो दिख कहाँ रहा? अगर मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर्स मीट के नाम पे कोई भी काम हुआ है तो शासकीय पैसों का विज्ञापन में उड़ाया गया और दूसरा कोई काम नहीं हुआ। कई हजारों जगह में आपको मध्य प्रदेश, चाहे जबलपुर हो, धार हो, खंडवा हो, उज्जैन हो, भोपाल हो, जहां पर भूमि पूजन तो हुआ परंतु एक भी पत्थर नहीं रखा गया, कोई भी काम आगे रूपरेखा बढ़ नहीं सकी। आज तक मध्य प्रदेश में सिंगल विंडो। चलिए, जवाब ले लेता हूँ। वक्त की कमी है योगेश जी, संक्षेप में मैं जवाब चाहूंगा। जो बात रितेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं या जो कांग्रेस कह रही है, सिंगल विंडो कांग्रेस नहीं आया जी, इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष अप्रासंगिक हो चुकी है कि बिना तथ्यों के सदा झूठ बोलना और जोर जोर से झूठ बोलना, इनकी इस आदत से मध्य प्रदेश की जनता भली भांति परिचित है। शिवराज सरकार में इन्वेस्टर मीट बंद नहीं हुई थी मेरे भाई, 2020 में भी हुई थी, 2022 में भी हुई थी है, और अभी जो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में 4 साल मुंबई इन्वेस्टर मीट में 50,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है, और जबलपुर समिट में 29 यूनिटों का लोकार्पण हुआ, मतलब चालू हो चुकी है। अशोक लीलैंड, एवीएम 600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर, वॉल्वो 1500 करोड़ इन्वेस्ट करेगी।
SRF इंदौर 2500 करोड़ रुपए चलिए invest चलिए, करेगी। ये अगर डाटा पर जाएंगे, ये डाटा पर जाएंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा, तो क्योंकि डेटा पूरा वक्त बता की दूंगा मैं, समय आपको सीमा है, समय कम वक्त पड़ की समय जाएगा। सीमा है। बात हम कर रहे थे मैं- नाइट कल्चर को लेकर, जिस तरह से नाइट कल्चर पे कुछ दिनेश जी कह रहे हैं, 10 सेकंड में बात रख दीजिए अपना। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जी। इन्वेस्टर मीट की बात जो बीच में आ गई, जी। सवाल ये है कि इन्वेस्टर मीट के बारे में तो ये जग जाहिर है जी। कि जितनी इन्वेस्टर मीट जो है शिवराज जी के कार्यकाल में हुई है जी। और उसका जितना एक्सपेंडिचर मध्य प्रदेश सरकार ने खर्च किया है, जी। उसका उतना निवेश नहीं आया। उसका 3% में उसका रिजल्ट नहीं निवेश, मिला। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हम बात नाइट कल्चर की कर रहे थे, 3% नाइट भी उसका कल्चर को रिजल्ट लेकर जो है जिस तरह मध्य से प्रदेश प्रस्ताव को आया नहीं था, मिला लेकिन अब योगेश उसको जी। वापस ले लिया और गया है। सुनिए, जहाँ तक सवाल चलिए वक्त की कमी का है ना, समय सीमा है, और समय अब और इजाजत नहीं उन्होंने देता है इस तामझाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो नाइट कल्चर को लेकर विराम लग चुका है। पहले जिस तरह से ये प्रस्ताव लाया जाना था कि 24 घंटे 24/7 जो बाजार है वो गुलजार होंगे, लेकिन अब ऐसी चीज़ें नहीं हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ इसमें सुधार के साथ शायद फिर इस तरह की व्यवस्था देखने को मिले, लेकिन फिलहाल इस पर अभी विराम लगता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरह से सरकार ने इसको रद्द कर दिया है। इस डिबेट में बस इतना ही। देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।